अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एपीएस का जो मैसेकर था उसके बाद पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को एक कोऑर्डिनेटेड अंदाज में मिला के जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी उसके अंडर इंटरनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की ब्रेथ और लेंथ में अक्रॉस द प्रोविंसेस ऑपरेशंस किए गए। पीटीआई की गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस की गई। मिसाल के तौर पे आज मैं बात करूंगा नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 टू 2023 की। सबसे जो बुनियादी कंपोनेंट था इस पॉलिसी का कि ये बेस्ड थी 6R की स्ट्रेटजी के ऊपर। 6R में से पहला जो R है दैट इज के री इमेजिन करना है हमने सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कल्चर को री इमेजिन करना है। सेकंड वाज अगेन द रेकंसिलिएशन, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं। थर्ड वाज रीडिस्ट्रीब्यूट। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट का कंपोनेंट था, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन थी रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन थी इक्विपमेंट की, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की, फोर्सेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो फोर्थ आर था दैट इज रेकग्नाइज। रेकग्नाइज में ये कंपोनेंट था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि थ्रेट कहां से आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट के ऊपर कौन सी ऐसी चीज है या ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्लीपर सेल्स हैं या मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। रीजनल अप्रोच मींस कि पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए इसको आइसोलेशन में नहीं देखना। मींस अब इसको अगर आप देखें तो इसके अंडरलाइंग जो अंडरपिनिंग्स हैं उनमें हमें ये नजर आता है कि रीजनल अप्रोच मींस पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी कंसिडर कर रहा है, ईरान से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं उनको भी कंसिडर कर रहा है, और कश्मीर में भी जो ट्रेडिशनली लिबरेशन की मूवमेंट थी उसके लिए पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसको भी रीडिफाइन किया गया। मींस पाकिस्तान ने अब जो डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट थी उसको कर्टेल करके एटलीस्ट एट ऑफिशियल लेवल्स उसको कह दिया कि हम इसको डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। और द लास्ट वाज द रीओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट। रीओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट का मतलब डेफिनेटली यही था कि हमने एक न्यू नेशनल नैरेटिव क्रिएट करना है जिसमें तहरीक लब्बैक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये जो पॉलिसी थी 2018 टू 2013 की, इसके 120 मेजर इसमें डिफाइन किए गए जो कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे। इसमें रिकंसिलिएशन का एलिमेंट भी था विद ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स जो कि वायलेंस को छोड़ के नेशनल लेवल के ऊपर मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। आपको नजर आता है इसी के अंडर, इसी पॉलिसी के अंडर जिस तरह शाहजैन बुगटी ने गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट की और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में मूव किया। इवन गवर्नमेंट ने हरब्यार मरी और इस तरह के जो बालात मरी, इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं या ब्लोच जो इंसर्जेंसी है उससे लिंक्ड जो लोग हैं उनको भी टाइम एंड अगेन ऑफर किया है कि पाकिस्तान में आए, गवर्नमेंट के साथ बात करें, टेबल टॉक में बैठे और फिर जो है वो हम नेगोशिएशन के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। दिस इज एन एफर्ट एट रिकंसिलिएशन, बट आप इसको बेट कहें या फिर एक राइटली इंटेंडेड स्ट्रेटेजी कहें, इसके रिजल्ट्स जो वो इफेक्टिव ज्यादा नहीं रहे। स्पेशल फोकस ऑन एरियाज हिट बाय इनसिक्योरिटी एंड टेररिज्म। ऑब्वियसली इसमें जो आपकी पेरिफेरी में एरियाज हैं, स्पेशली फाटा का रीजन है या बलूचिस्तान के एरियाज हैं जहां पर इंसर्जेंसी ज्यादा प्रेवलेंट है या जहां पर इंसर्जेंसी की और टेररिज्म की इंसिडेंस का लेवल पाकिस्तान के बाकी एरियाज की निस्बत ज्यादा है, वहां पर इसमें फंडिंग स्ट्रीम्स और डेवलपमेंट के बजट्स की हायर एलोकेशन थी इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ताकि रिकंस्ट्रक्शन की जा सके, रिहेबिलिटेशन की जा सके, ताकि मेन स्ट्रीमिंग की जा सके। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी आपसे, जब मैं 3R की बात कर रहा था कि DDRRR 2D3R भी एक स्ट्रेटेजी है। जोशुआ गोल्डस्टाइन मिसाल के तौर पे अपनी किताब इंटरनेशनल रिलेशंस में उसने ये DDRR का कॉन्सेप्ट दिया है जो यहाँ पे भी आपको नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी नजर आता है। इसमें DD स्टैंड्स फॉर डीमिलिटराइजेशन और डीवेपनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिलिट्री को वहां से विड्रॉ करें, उसके बाद फिर उस रीजन को डीवेपनाइज करें। पाकिस्तान में आपको जो न्यू आर्म्स पॉलिसी आई है 2 साल पहले, ये न्यू आर्म्स पॉलिसी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें ऑलमोस्ट जो तमाम जो प्रोहिबिटेड बोर्ड्स हैं, बहुत सारे प्रोहिबिटेड बोर्ड्स उन्हें नए इंट्रोड्यूस करवाए और लाइसेंसेस को
का जो इशुएंस है उसके प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। तो ये इसी सिलसिले की डी वेपनाइजेशन के सिलसिले का एक हिस्सा था। फिर हमें नजर आता है फाटा में, बलूचिस्तान में, केपी में, कराची में, इन रीजन्स को, फाटा, केपी, बलूचिस्तान, कराची, इनको पर्टिकुलर अटेंशन दी जानी थी इसी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। इसके लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि मिलिटेंट्स के केसेस को रिव्यू किया जाएगा ऑन केस टू केस बेसिस, और स्पेशली ऐसे मिलिटेंट्स को कि जो मेन स्ट्रीम होने के लिए या जो नेगोशिएट या रिकंसाइल करने के लिए तैयार है। डी रेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। प्रोफेशनल और मॉडरेट स्कॉलर्स को गवर्नमेंट ने इंगेज किया कि आप कार्व करें एक पैरेलल नैरेटिव, क्योंकि जो 1980s में, 80s की डेकेड में पाकिस्तान में जो लिटरेचर यहाँ पे जो इवन जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था, मदरसाज में पढ़ाया जा रहा था, या हमारी जो नेशनल ओरिएंटेशन थी जिहाद की तरफ या अफगान वॉर की तरफ, उसकी वजह से, जिसको ज़िया की इस्लामाइजेशन का नाम भी दिया जाता है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इस तरह की टेंडेंसीज के लिए या मिलिटेंट आउटफिट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रिवेल कर गया। और वो इस तरह का जो सॉफ्ट एलिमेंट है या इस तरह के जो थिंकिंग है उसके लिए एक्सेप्टेंस ये इवन पोस्ट 2000 एरा में भी पाकिस्तान में मौजूद थी। तो इवन 15 साल की टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ने के बावजूद भी गवर्नमेंट को अभी भी ये जरूरत महसूस हो रही है कि हमें एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है, और इसके लिए प्रोफेशनल और मॉडरेट स्कॉलर्स को इंगेज करना इंपॉर्टेंट है कि जो मजहब का एक मॉडर्न वर्जन प्रोवाइड कर सकें, जो टेररिज्म को, सुसाइड इंसिडेंट्स को और स्टेट से हटके इस तरह से जो स्टेट्स विद इन स्टेट्स हैं या मलेशियाज हैं, उनके इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, पैन इस्लामिज्म आइडियोलॉजी है या एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, उनको कन्फ्रंट करने के लिए स्टेट के नैरेटिव को सपोर्ट करें। ये नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक और गोल था। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स के ऑप्शंस, ये एक ऐसा कंपोनेंट था। हमने देखा कि अफगान वार जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त पाकिस्तान में डिफरेंट मदरसाज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मदद से और जीसीसी की फंडिंग के थ्रू एस्टेब्लिश किए गए। ये जो मदरसाज एस्टेब्लिश किए गए, दे वर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ जिहादीज बैक इन 1980s, और लेटर टेररिज्म, जब हमने इसको 2000 के बाद इस स्पेट को टेररिज्म का नाम दिया। ये जो गोल था नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, अब 1980s में जो अफगान वॉर के थिएटर में जो लोग 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में दाखिल हो रहे हैं, और 10 साल के बाद जब वहां से, जब वो 30s में है और यूएस से फंडिंग के स्ट्रीम्स रोक लेता है, रशिया, यूएसएसआर वहां से विड्रॉ करता है, तो वो लोग एकदम से जो है उनकी पहले जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज थी इन द फॉर्म ऑफ जिहाद, या जो उनको वजीफा दिया जाता था जंग लड़ने का अफगानिस्तान में, वो वजीफे की स्ट्रीम्स खत्म हो गई। अब एक और जो लोग टेररिज्म को स्टडी करते हैं, इस तरह की जो इंसर्जेंसीज को स्टडी करते हैं, लिटरेचर में हमें ये बात नजर आती है कि जब भी किसी जगह पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, या लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, या सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स पुअर होंगे, पार्टी होगी, लिटरेसी नहीं होगी, लिटरेसी रेट कम होंगे, या हेल्थ सेक्टर में प्रोविजंस नहीं होंगी, तो इस तरह की जगहों के ऊपर टेररिज्म ब्रीड करता है। मिसाल के तौर पे मैं बात कर सकता हूँ सोमालिया की, मैं बात कर सकता हूँ नाइजीरिया की, मैं बात कर सकता हूँ इथियोपिया की, या मैं बात कर सकता हूँ नॉर्दर्न माली के आजावाद रीजन की, या मैं बात कर सकता हूँ इंडोनेशिया में ऐसे प्रोविंस की, या फिर फिलिपाइन में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट की। तो जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी और टेररिज्म, पॉवर्टी और एक्सट्रीमिज्म का एक क्लोज रिलेशन है। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करके जो कंपोनेंट था कि रिहेबिलिटेट किया जाए और रीइंटीग्रेट किया जाए, इसके थ्रू जो लोग टेररिज्म की तरफ जा रहे थे, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटर्स बन रहे थे, या जो उनके लिए ह्यूमन फ्यूल का एलिमेंट, ह्यूमन फ्यूल प्रोवाइड कर रहे थे, या रिक्रूटर्स प्रोवाइड कर रहे थे, रिक्रूट्स प्रोवाइड कर रहे थे, उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज देके एक वहां से एक डाइवर्जन क्रिएट किया गया कि अब इन लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाए, इनके रीजन में डेवलपमेंट का काम किया जाए, तो इनके पास इंसेंटिव नहीं होगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएं। नो आर्म्ड ग्रुप विल बी अलाउड टू ऑपरेट अ पॉलिटिकल विंग, किसी भी जो इस तरह का मिलिटेंट या आर्म्ड ग्रुप है उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और उस
को जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान में कितना ये बात सच है और कितनी गलत है, ये मैं आपके विजडम के ऊपर छोड़ता हूँ। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने डाटा कंपाइल करना था उन पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स का जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड थे और जो कि मिडिल ईस्ट के वॉर थिएटर्स में, चाहे यमन है या पैलेस्टाइन है या फिर लेबनान है या सीरिया है या इराक है या इस्लामिक स्टेट के साथ लिंक्ड रहे हों, या फिर अफ्रीकन वॉर थिएटर में टेररिज्म के थिएटर में उसके साथ लिंक्ड रहे हों या कश्मीर में लिंक्ड रहे हों, उनका डेटाबेस एस्टेब्लिश करना था। ये काम नेक्टा ने करना था। नेक्टा ने इसको कितना इफेक्टिवली किया, अगेन नेक्टा इस काम को इतना प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर नहीं कर सका। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा अपने नेक्टा के ऊपर लेक्चर में। 3 एरियाज ऑफ फोकस थे इसमें। पहला था एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में जो बात सामने रखी गई वो था द स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी ऑफ स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर स्टेट अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करे कि वो टेररिज्म के जो भी थ्रेट्स जहां से सिमर कर रहे हैं या जहां पे उनकी सेंचुरीज हैं या जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन जगहों के ऊपर जाके स्टेट उसको रिस्पॉन्ड कर सके। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इसका मतलब ये था कि आपका जो डेटरेंस का एलिमेंट है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इक्विप करना, ताकि बेशक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों या फिर स्पेशल ऑपरेशंस हों या स्लीपर सेल्स के नेटवर्क्स को एरेडिकेट करना हो, इन सारे पर्पसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर आपके पास कैपेसिटी हो। आइडिएशनल लेवल के ऊपर आपको इस्लाम का एक मॉडर्न और एक इनलाइटेंड वर्जन देना था। इसमें यह था कि जो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स हैं एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव की, जो एक्सट्रीमिस्ट जो बात करते हैं, जो माने या जो लिबादा जहाद का वो पहनाते हैं, और उस लिबादा की बेस के ऊपर मदरसास के यंग स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके इस तरह के वॉर थिएटर्स की तरफ जाने के लिए ल्योर करते हैं, जहाद के नारों के ऊपर, बदतर हुरों के नारे के ऊपर या जन्नत में जाने के दावों के ऊपर। तो उसके पैरेलल एक आइडिया या उसके पैरेलल एक वर्जन दिया जाए कि ऐसे लोगों को या इस तरह के स्टूडेंट्स को जो पोटेंशियल रिक्रूट्स हो सकते हैं, उनको ये बताया जाए कि असल इस्लाम ये है, असल जहाद ये है। जहाद डिक्लेयर करने का जो हक है या प्रेरोगेटिव है वो स्टेट के पास है, इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ नहीं है। तो एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करना था। ये नेशनल लेवल पे नैरेटिव क्रिएशन में ये जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड एरिया फोकस था, वो ये था। थर्ड जो था वो था सोशल और इकोनॉमिकल। अगेन इसमें डेवलपमेंट थी, इसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी, इसमें रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन की प्रोविजन थी। इसी तरह के मकसद ये था, इस तरह के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं टेररिज्म के, फाटा है या बलूचिस्तान है या पार्ट्स ऑफ केपी हैं या फिर सदर्न पंजाब में कुछ एरियाज हैं, वहां पर डेवलपमेंट की जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को मदरसाज में ना भेजें और फिर वो वहां से डाइवर्ट ना हो इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। जो टॉपिक है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी का, इसको आपने रीड करना है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के साथ, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ और नेशनल एक्शन प्लान के साथ। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी डिसफंक्शनैलिटी के ऊपर कि उसके फेलियर्स क्या हैं।